हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स पर कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। यह मेरा फेवरेट टॉपिक है और वीडियो के लास्ट तक आपका भी फेवरेट टॉपिक बनने वाला है। इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये कैसे डेवलप हुई और इसके क्या एप्लीकेशन है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब जो है तीन बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए जिसने न्यूटन्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनके कॉन्सेप्ट की नींव को हिलाकर रख दिया और डेवलप हुई दो ब्यूटीफुल सी थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी के बारे में आप जानते हैं कि ये माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप हुई थी और ये तभी काम करती है जब ऑब्जेक्ट जो है लाइट की स्पीड के आसपास मूव करता है। क्वांटम मैकेनिक्स वर्क करती है जब पार्टिकल के साइज एटम, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के साइज के बराबर हो, या एटम मॉलिक्यूल या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करना हो, तब हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स कौन से एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप हुई, आइए पढ़ते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी के बारे में आपको पता है कि यह एक विशेष प्रकार का मटेरियल होता है जिस पर जितनी भी रेडिएशंस गिरती है उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ना तो रिफ्लेक्ट करता है, ना ही ट्रांसमिट करता है, ना ही इससे रेडिएशन आर पार जाती है, ना ही परावर्तित होती है। ये सारी की सारी रेडिएशन को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर इससे कोई भी विजिबल लाइट शो नहीं होती, इसलिए ये ब्लैक दिखाई देता है। तो फेरी ने एक ब्लैक बॉडी बनाई थी जिसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अंदर एक कॉनिकल शेप जो है वो अरेंज करी, और उसमें जब एक होल के थ्रू रेडिएशन एंटर होती है तो वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होते हुए उसी में कैद होकर रह जाती है। तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है और ये रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह बिहेव करती है। लूमर और प्रिंगशिप ने जो है इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको गर्म किया, इससे जो रेडिएशन निकलती है उन रेडिएशन को एक स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारा है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, इनकी रेडिएशन को वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करता है, मतलब छोटी वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ के क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, जैसे स्कूल में टीचर्स जो है वो छोटे क्लास और बड़े क्लास के जो बच्चों को अलग अलग करता है, वैसे ये स्पेक्ट्रोमीटर छोटी वेवलेंथ और बड़ी वेवलेंथ को अलग अलग करता है और फिर ये मिरर से टकराती है, टकराकर जो है किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त कर ली जाती है। वहां पर ये वेवलेंथ के ऑर्डर में ही अरेंज होती है, छोटे से बड़े क्रम में, और उसके साथ साथ उसकी एनर्जी को मेजर कर लिया जाता है। और एनर्जी जिसको हम मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर यानी कि एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड में जितनी एनर्जी उस पर फॉल हो रही है, मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर, और लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये डिफरेंट टेम्परेचर पर प्लॉट करने पर सेम ही तरह का शेप आता है। इस ग्राफ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कृष्णिका ऊर्जा वितरण आरेख। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब किसी मेटल पर लाइट गिराई जाती है तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लग जाते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दोहराया गया जिसमें दो प्लेट्स को वैक्यूम ट्यूब में रखकर उसके साथ में बाहर सर्किट में वोल्टमीटर और अमीटर जोड़ दिया गया और उन पर जो है लाइट गिराई गई, और लाइट गिराने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसके बेसिस पे जो करंट फ्लो होता है और जो वोल्टेज होता है उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किए गए। ये ग्राफ लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर बनाए गए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा एक्सपेरिमेंट था कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें एक्सरे सोर्स से किसी स्कैटरिंग डिवाइस पर एक्सरे गिराई जाती है, वो उस डिवाइस से स्कैटर होकर यानी प्रकीर्णित होकर यानी कि फैलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लैम्डा डैश की वेवलेंथ और एक लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ थी, मतलब एक सिमिलर वेवलेंथ और एक उससे थोड़ी सी ज्यादा वेवलेंथ की वेव्स में वो टूट जाती है। ठीक है, इसे कॉम्पटन इफेक्ट बोला जाता है। इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट में आपको क्या चीज कॉमन लग रही है, इसमें आप गौर से देखें चित्र को और बताएं क्या चीज आपको कॉमन लग रही है। बिल्कुल सही, इन तीनों में कॉमन है रेडिएशंस यानी कि विकिरण। विकिरणें क्या होती है, तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग विकिरणें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या हो गया, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चित्र में दिखाए अनुसार ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और वेव के थ्रू जो एनर्जी फ्लो होता है वो एनर्जी फ्लो जो है
वो कंटिन्यूस लगातार होता है। जैसे किसी बहती नदी का पानी लगातार फ्लो करता है, वैसे ही इसमें एनर्जी लगातार फ्लो करती है। इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मैं कोई गाना गा रहा हूं, ठीक है, उस गाने के थ्रू जो है मैं एनर्जी का फ्लो करवा रहा हूं। जो लिसनर है, जो मेरा फैन है, वो मेरे गाने को बड़े आराम से सुन रहा है, उस तक मेरे गाने की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है। अब मान लो कुछ जलने वाले लोग हैं जो क्या करते हैं, मेरा गाना सुनकर जो है मेरे पर पत्थर फेंकना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वो पत्थर जो आ रहे हैं वो कंटिन्यूस नहीं आ रहे हैं, वो रुक रुक कर आ रहे हैं। तो पत्थर के थ्रू जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो लगातार नहीं मिल रही, रुक रुक के मिल रही है, ठीक है। तो पार्टिकल से जो एनर्जी मिलती है वो रुक रुक के मिलती है, टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है, जबकि वेव से जो एनर्जी मिलती है वो लगातार मिलती है। तो वेव की एनर्जी कंटिन्यूस होती है और पार्टिकल की एनर्जी जो है कंटिन्यूस नहीं होती, क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। कंटिन्यूस और क्वांटाइज्ड में एक फर्क जो है हम इस एग्जांपल से भी समझते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो लगातार चेंज हो वो कंटिन्यूस होता है, और जो क्वांटिटी किसी एक मिनिमम नंबर के गुणज के रूप में या इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखी जाए वो जो है क्वांटाइज्ड होती है। जैसे अगर आप किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो आप या तो रैंप के थ्रू चढ़ सकते हैं या आप सीढ़ियों के थ्रू चढ़ सकते हैं, ठीक है। रैंप के थ्रू चढ़ते हैं तो आपकी ऊंचाई कंटिन्यूस चेंज होती है, सीढ़ियों के थ्रू चढ़ते हैं तो आपकी ऊंचाई, जैसे यहाँ एक सीढ़ी की हाइट 0.5 दे रखी है, तो आप पहली सीढ़ी पर होंगे तो 0.5, दूसरी सीढ़ी पर आपकी ऊंचाई 1, तीसरी पर 1.5। आपकी ऊंचाई जो है वो 0.5 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ जो हाइट है वो क्वांटाइज्ड है, यहाँ हाइट जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। अब देखो कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो रेडिएशन है वो वेव्स है, और वेव्स है तो उससे एनर्जी फ्लो होगी वो कंटिन्यूस होगी। जब हमने ये माना और इसके बेसिस पर तीनों एक्सपेरिमेंट जो शुरुआत में हमने डिस्कस किए थे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो हम फेल हो गए। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब मैक्स प्लांक ने एंट्री मारी और उन्होंने कहा कि ये जो रेडिएशंस होती है इनके साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई होती है उसको आप वेव नहीं मानकर छोटे छोटे पैकेट के रूप में मान लो। उन पैकेट को उन्होंने नाम दे दिया क्वांटा या फोटोन, ठीक है। और उन पैकेट्स की एक पैकेट के पास में जो एनर्जी है वो मान ली E बराबर में h न्यू, जहां न्यू जो है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है और h एक कांस्टेंट है जिसे प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है। इस तरह से क्वांटम थ्योरी की शुरुआत हुई। मतलब लाइट को जो है या रेडिएशंस को वेव नहीं मानकर छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में माना गया, और इस थ्योरी को अप्रूवल भी मिल गया क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और उन्होंने सक्सेसफुली जो है उन थ्योरीज को एक्सप्लेन भी किया था, इसलिए वो इस प्राइज को डिजर्व भी करते थे। लेकिन यहां पर एक और पंगा हो गया। वो क्या कि हमने लाइट के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये व्यतिकरण और विवर्तन। उसमें हमने लाइट को वेव माना था। मतलब व्यतिकरण क्या होता है आपको याद दिला दूं कि किसी द्विछिद्र पर यानी कि डबल स्लिट पर जब हम लाइट गिराते हैं तो सामने पर्दे पर ये इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है, चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस दिखाई देती है। और ऐसा ही फ्रिंज पैटर्न जब हम एक सिंगल स्लिट पे गिराते हैं तो दिखाई देता है, जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तभी हो सकते हैं जब लाइट को हम वेव मान के चले। जैसे अगर मान लो यहाँ पर डबल होल किए हुए हैं और मैं किसी तोप से जो है लगातार कुछ गुब्बारे फेंक रहा हूं तो सामने वाली दीवार पर मुझे दो पट्टियां दिखाई देगी। वो पट्टियां कहाँ होगी, जहां इसकी सीध में, जहां ये छेद हो रखे हैं उसकी सीध में मुझे पट्टियां दिखाई देगी। वहां गुब्बारे जाकर टकराएंगे तो वहां जो है उन गुब्बारों का कलर जो है वहां पर बन जाएगा, इसलिए मेरे को केवल दो पट्टियां दिखाई देगी। तो दो स्लिट है तो दो ही पट्टियां दिखाई देगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, लाइट जब दो छेद से गुजरती है तो वहां दो पट्टियां नहीं दिखाई देकर बहुत सारी पट्टियां दिखाई दे रही है। इसका मतलब लाइट पार्टिकल की तरह नहीं बिहेव कर रही, लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि बहुत सारी पट्टियां केवल वेव की कंडीशन में ही हो सकती है, ठीक है। तो यहां से प्रूव होगा कि लाइट जो है वो वेव है। दूसरा, डिफ्रैक्शन जो होता है लाइट में, जब वो लाइट किसी होल से पास होती है तो किनारों से बेंड हो जाती है, किनारों से मुड़ जाती है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल को अगर हम किसी होल से गुजारें, जैसे एक छोटा पार्टिकल है होल से गुजारें, तो छोटा सा पार्टिकल है होल से गुजरेगा सीधा जाएगा, या फिर अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो ब्लॉक हो जाएगा। किनारों से मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर एक वेव छोटे से होल के थ्रू जा रही है तो यहाँ पर ये वेव जो है वो एक प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में है। जैसे ही वो टकराती है यहाँ वेव जो है वो सर्कुलर हो जाती है, ठीक है। अब वेव पर वेव की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, एरो बनाकर। तो पहले वेव सीधी जा रही थी और होल से गुजरने के बाद किनारों से बेंड हो गई।
तो किनारों से बेंड होना भी वेव की ही प्रॉपर्टी है, यानी डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें जो है वो लाइट को वेव मानना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास समस्या खड़ी हो गई कि कुछ एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए हम लाइट को वेव मान रहे हैं या रेडिएशंस को वेव मान रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कुछ एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए लाइट को पार्टिकल मान रहे हैं। तो इसका समाधान ऐसे निकाला गया कि ना तो वेव ना पार्टिकल, ये दोनों ही होता है, ठीक है, मतलब ड्वेल नेचर होता है, ठीक है, मतलब रेडिएशन में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो जैसे ये थ्योरी दी गई तो डी ब्रॉगली ने एंट्री मारी। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर लाइट जो कि मूल रूप से वेव होते हुए पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो वर्ल्ड के जितने भी पार्टिकल है वो वेव की तरह क्यों नहीं बिहेव कर सकते? नेचर तो सिमेट्री करती है, मतलब प्रकृति में तो समानता का भाव होता है, ठीक है। तो अगर प्रकाश जो है वो तरंग होते हुए कण के गुण दर्शा सकता है, तो कण भी जो है वो तरंगों के गुण दर्शा सकता है। ये डी ब्रॉगली की परिकल्पना थी, ठीक है। तो एक कण के साथ में एक तरंग का जुड़ा हुआ माना जा सकता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे यानी कि मैटर वेव कहा गया, और डी ब्रॉगली ने इसका फॉर्मूला निकाला कि उस मैटर वेव की अगर वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ जो है वो h/p होगी। h यहाँ प्लांक कांस्टेंट है और p यहाँ संवेग यानी कि मोमेंटम है। तो किसी पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। आप यहाँ गौर करें कि मोमेंटम यानी कि संवेग उसकी कणीय प्रकृति को दर्शाता है, उसके पार्टिकल नेचर को बताता है, और लैम्डा जो है उसकी वेव नेचर को दर्शाता है, यानी कि एक पार्टिकल के साथ वेव की प्रॉपर्टी दोनों साथ साथ होगी। अगर पार्टिकल की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो वेव की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, अगर पार्टिकल की प्रॉपर्टी कम होगी तो वेव की प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल्स में देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अगर हम फुटबॉल, टेनिस बॉल, ये फॉर्म वाली बॉल या इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएं तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम डायग्राम में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर मोमेंटम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, p डिक्रीज होता जा रहा है, तो लैम्डा जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लैम्डा इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो हम ये बड़े ऑब्जेक्ट देखते हैं जो अपने नेकेड आई से हम देख सकते हैं, उनकी वेव जो है वो बहुत छोटी होती है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली वेव नेचर किसके साथ एज्यूम किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और के साथ ही वेव नेचर एज्यूम किया जा सकता है। किसी बॉल या हमारी बॉडी के साथ हम कोई वेव जुड़ी हुई मानना कोई उचित नहीं है, ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली की थ्योरी के बाद में एंट्री मारी हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में कोई वेव जुड़ी हुई है और वो अगर एक सिंगल वेव है, सिंगल वेव कहां से कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो उस सिंगल वेव में पार्टिकल कहां होगा उसको हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी वेव में पार्टिकल यहां पर भी हो सकता है, पार्टिकल यहां पर भी हो सकता है, पार्टिकल यहां पर भी हो सकता है, मतलब पूरी वेव जहां तक है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई कि वेव नेचर जुड़ी हुई होने के कारण पार्टिकल की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो गई, अनिश्चित हो गई, उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका मोमेंटम निकालें तो मोमेंटम डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से p बराबर में क्या होगा? h/λ। h यहाँ प्लांक कांस्टेंट, लैम्डा इस वेव की वेवलेंथ। तो एक सिंगल वेव है, उसकी वेवलेंथ फिक्स है, तो उसका मोमेंटम भी फिक्स होगा। तो मतलब मोमेंटम तो एकदम सर्टेन है लेकिन पोजीशन अनसर्टेन है। तो ये स्थिति जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पोजीशन पूरी तरह से अनसर्टेन हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये कुछ ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो माइनस अनंत पर दूरी पर है या प्लस अनंत दूरी पर है। अगर वो एटम के अंदर है, अब एटम में कहां ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि वो है एटम के दायरे में ही, एटम के डायमीटर में ही कहीं होगा, तो उसकी अनसर्टेनिटी अनंत नहीं हो सकती, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने सोचा कि किसी पार्टिकल के साथ में एक वेव जुड़ी हुई नहीं होगी, उसके साथ में बहुत सारी वेव जुड़ी हुई होनी चाहिए, और बहुत सारी वेव जुड़ेगी तो उनमें अध्यारोपण होगा, और अध्यारोपण होने पर वो वेव्स मिलकर एक छोटा वेव पैकेट बना देगी। तो छोटे वेव पैकेट में कई जगह पर वेव जो है एक दूसरे को कैंसिल कर चुकी होगी, इसलिए वेव का साइज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं होकर किसी डिस्टेंस x1 से x2 तक ही रहेगा, ठीक है। तो जितनी इस वेव की चौड़ाई होगी, वेव पैकेट की चौड़ाई होगी, उतनी ही पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। मतलब पोजीशन पार्टिकल, अब इस वेव से जो पार्टिकल जुड़ा हुआ है वो या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, मतलब x1 से लेकर x2 तक कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी उसको हमने डिक्रीज कर दिया।
अब आप देखें मोमेंटम निकालें। मोमेंटम क्या होता है, P बराबर में h अपॉन लैम्डा। अब हमने कहा कि यहाँ बहुत सारी वेव्स है, तो बहुत सारी वेव्स है तो सबकी लैम्डा अलग अलग होगी, सबकी लैम्डा अलग अलग तो सबका मोमेंटम अलग अलग, तो हमारे पास बहुत सारे मोमेंटम आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मोमेंटम मतलब कौन सा मोमेंटम किस समय है वो हम पता नहीं लगा सकते, तो यहाँ मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो जैसे ही हमने पार्टिकल की पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश की, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। वही अगर हम एकदम सर्टेन कर दे पार्टिकल को, तो पार्टिकल को एकदम सर्टेन करने के लिए यहाँ केवल एक वेव बननी चाहिए, ये एक वेव बननी चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स मिल जाए, अनंत तरंगे मिल जाए। अगर अनंत तरंगे मिलेगी तो यहाँ अनंत प्रकार की वेवलेंथ होगी, अनंत प्रकार की वेवलेंथ मतलब अनंत प्रकार के मोमेंटम, यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पार्टिकल की पोजीशन को सर्टेन करने की कोशिश करते हैं तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है, अगर मोमेंटम को सर्टेन करने की कोशिश करते हैं तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है, यानी कि दोनों की अनसर्टेनिटी में कोई रिलेशन है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक छोटे नंबर h अपॉन 4 पाई से बड़ा या उसके बराबर होगा। मतलब इतनी तो अनसर्टेनिटी कम से कम होगी होगी, h अपॉन 4 पाई की अनिश्चितता तो होगी होगी, उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अनिश्चितता आई वो उस पार्टिकल का नैसर्गिक गुण है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास उपकरण अच्छे नहीं है इस वजह से हम मोमेंटम और पोजीशन जो है वो एक साथ नहीं निकाल सकते। ये पार्टिकल का नेचर ही ऐसा है कि अगर हम मोमेंटम निकालने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, और पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। इस सिद्धांत ने जो है बहुत बड़ी क्रांति ला दी, यहां तक कि इस सिद्धांत को आइंस्टाइन ने भी माना नहीं एक बार के लिए, क्योंकि उनके लिए ये मानना बड़ा मुश्किल था कि चीजें अनसर्टेन होती है। तो इस सिद्धांत ने जो है बहुत बड़े नियम को फेल कर दिया, जिसको हम क्लास 11 से यूज करते आ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ को फेल कर दिया। क्लास 11 में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो इस तरह से सॉल्व करते हैं कि एक वेज दिया हुआ है, उस पर एक बॉक्स दिया हुआ है, अब उस पर फोर्स कैलकुलेट करके आप बताएं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, कितने टाइम के बाद में नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें हम F बराबर में ma से एक्सेलरेशन निकाल कर फिर V बराबर में U प्लस AT और ये अदर इक्वेशंस का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल के साथ में वेव जुड़ी होगी, वेव जुड़ी होगी तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी। मतलब अगर हम पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि वेग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो वेग नहीं मिलेगा, वेग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो स्थिति नहीं मिलेगी। यहां पर तो हमें बॉक्स का स्थिति भी पता है कि वो यहां पर था और वेग भी पता था कि प्रारंभ में 0 था, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और के लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इक्वेशंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर काम नहीं करेगी, तो यहाँ न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। फिर इस सीन में एंट्री मारी श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने ये कहा कि जैसे कि पार्टिकल के साथ में एक वेव जुड़ी हुई होती है, उस जुड़ी हुई वेव का अगर हम एक फंक्शन निकाल लें जिसे वेव फंक्शन कहते हैं, जिसे साई से डिनोट करते हैं, तो ये वेव फंक्शन हमें उस पार्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, अगर हम इस वेव फंक्शन के जो एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि इसका आयाम जो होता है, उसका स्क्वायर निकाल लें तो हम पार्टिकल की किसी भी जगह पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, यानी कि प्रायिकता निकाल सकते हैं। मतलब ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वहां पर पार्टिकल के मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि इस वेव में दिख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में सेंटर में जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जबकि किनारों पर आप देखें कि वेव का एम्पलीट्यूड कम है तो वहां पर पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह से इस वेव फंक्शन को कैलकुलेट करके हम पार्टिकल के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर ने इस वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन को डेराइव करना उतना ही मुश्किल है जितना कि श्रोडिंगर की नाम की स्पेलिंग याद रखना। ठीक है, फिर भी हमें ये जो इक्वेशन है वो अच्छे से डेराइव करना सीखेंगे हम, और इसका क्या एप्लीकेशन है इसको सॉल्व करना भी हम सीखेंगे। ठीक है,
तो श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर की जरूरत होगी? ई यहाँ पर है पार्टिकल की एनर्जी, वी यहाँ पर जो पार्टिकल जहां रखा हुआ है उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन है और साई हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो होता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वी, जो कि उस पार्टिकल के चारों तरफ के एनवायरनमेंट को डिफाइन करती है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम कैसे निकालते हैं? हमें फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन पता है, F बराबर में माइनस dv बाय dr होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgr है तो mgr का डिफरेंशिएशन करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो माइनस का mg आएगा, मतलब वो फोर्स को डिनोट करेगा। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है। तो इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं फोर्स का इंटीग्रेशन करके। तो हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में जो फोर्स दिया हुआ होता है उसका इंटीग्रेशन करके हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं और उस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ रखकर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और साई की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एक बार नजर डालते हैं उस पर। हम यहाँ पढ़ेंगे वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसमें एक पार्टिकल जो है वो एक ऐसे बॉक्स में रखा हुआ है जहां अंदर पोटेंशियल 0 है लेकिन उसकी दीवारों पर पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है, लेकिन ये पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो ये अंदर तो इजीली फ्रीली मूव करता है क्योंकि पोटेंशियल 0 है, लेकिन जैसे ही दीवारों पर आता है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल होने की वजह से पोटेंशियल में चेंज भी इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट फोर्स लगता है, इसलिए पार्टिकल वापस टकराकर अंदर ही रह जाता है। ऐसा ही केस इसका जनरलाइजेशन हो गया। ये अगर 3 डायरेक्शन में मूव कर सके एक्स वाई जेड, वो 3 डायमेंशनल बॉक्स हो जाएगा। इसको भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। एक कंडीशन होगी कि हमारे पास पोटेंशियल का एक बैरियर हो गया, हमारे सामने एक पोटेंशियल का स्टेप है और पार्टिकल उस स्टेप को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। या कंडीशन ऐसे होगी, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर बैरियर दे दिया, उसको पार्टिकल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्लासिकली अगर हम देखें तो पार्टिकल जो है वो इन दीवारों को क्रॉस नहीं कर सकता। इनको हम ऐसे माने ये दीवार की तरह है और पार्टिकल दीवार की तरफ जा रहे हैं तो टकराकर वापस आने चाहिए क्लासिकली, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल के साथ में एक वेव भी जुड़ी हुई है और वेव जो है वो किसी भी पोर्शन को ट्रांसमिट कर सकती है। तो यहाँ वेव ट्रांसमिट करते हुए दूसरी तरफ जा सकती है और यहाँ वेव का कुछ एम्पलीट्यूड आ गया, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल के मिलने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ भी आ सकता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्वांटम टनलिंग और इसके बेस पर हम बहुत सारी घटनाओं को समझा सकते हैं। जैसे सूर्य के अंदर, सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होती है, संलयन अभिक्रिया होती है। तो संलयन अभिक्रिया में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। तो क्लासिकली देखें तो जैसे वो एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को काफी ज्यादा रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन की वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो क्लासिकली वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते और वहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर हम देखें तो वो बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और एक दूसरे में मिल जाएंगे और जो है हीलियम का न्यूक्लियस बना देंगे, ठीक है। तो सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है उसको हम जो है क्वांटम टनलिंग के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे जो है हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।